तो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा तो लास्ट डेज का ये सीन रहा कि एक दोस्त के घर पे स्टे किया था। वो मूवीज और गेमिंग का बेहद शौकीन है। उसके घर में इंडोर थिएटर बना हुआ है, तो हमारा प्रोग्राम बना कि हम सब मिलकर एविल डेड के शुरू से लेकर अब तक के रिलीज हुए हुए सारे पार्ट्स कंटिन्यूसली देखेंगे और एक के बाद एक सारे पार्ट्स देखते हुए बहुत एंजॉय किया। किस तरह से मूवीज में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उसका सही से अंदाजा हुआ। स्पेशल इफेक्ट्स से विजुअल इफेक्ट्स तक का सफर और बहुत सारी चीजें कंसिडर की गई। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशल इफेक्ट्स को विजुअल इफेक्ट्स से बेहतर समझते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, उसी में मजा आता है। बहुत एंजॉय किया और फिर जो घर आके सोया हूं तो अब जाके जागा हूं और कुछ ईमेल्स पढ़ी हैं, तो उनमें से एक ईमेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअली मिस्ट्री में है और मिस्ट्री हमको हॉरर और क्राइम दोनों से कनेक्ट करती है। और अगर हॉरर और क्राइम की बात की जाए तो इनफैक्ट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट क्राइम स्टोरीज की तरफ होता है, क्योंकि एक अनदेखी मखलूक के डर से ज़्यादा खौफ मुझे उस क्राइम को देखकर होता है जो एक्चुअल हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मेरे साथ खुद इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने सिवाय एक बार की कभी मेरी नींद नहीं उड़ाई। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जिस तरह के क्राइम्स आजकल देखने में आते जा रहे हैं वो तो हर दफ़ा मेरी नींद क्या उड़ाते हैं। मेरा दिमाग सुन हो जाता है उनको देखकर। लोग किस हद तक खौफनाक हो जाते हैं। जिन चुड़ैल भी ऐसे खौफनाक इंसानों के आगे क्या हैसियत रखते हैं। बढ़ते हैं लालू खेत कराची के एक ऐसे घर के किस्से की तरफ जिसमें रहने वाले उधर हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की डिटेल बता रहे हैं। मेरा नाम अमीर सरफराज है। हम लोग बचपन से ही गोलीमार के इलाके में दादा के घर में रहा करते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम था। जब दादा का इंतकाल हुआ तो घर और दुकान के बंटवारे के बाद सब लोग अलग अलग हो गए। हमारे अब्बू दिहाड़ी पे काम किया करते थे बड़ा बोर्ड पर, तो हमारी माहाना आमदनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए हम लालू खेत 10 नंबर में एक छोटे से 60 गज के मकान में शिफ्ट हो गए, जिसका किराया तो बहुत कम था, इसलिए वो घर हमें बहुत मुनासिब लगा। मैं उस वक्त पढ़ रहा था, साथ में नाइट शिफ्ट करता था एक प्राइवेट टीवी चैनल में। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए थे, शुरू दिन से ही हमें उस घर में बहुत खौफ महसूस होता था। घर में घुटन महसूस होती थी। छोटी छोटी खिड़कियां थीं। दिन के वक्त भी घर में रोशनी नहीं आती थी और घर की दीवारों में भी बहुत सीलन थी, जिसका बाद में हमें यह भी पता लगा कि घर में सीलन होना वहां गैर मर्ई मखलूक के होने की निशानदही है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर में किराए पे थे। फर्स्ट फ्लोर बंद था और सेकंड फ्लोर एक खुली छत थी जिस पर 2 आरसी कमरे बनाए हुए थे, बाकी खुला सहन था। सहन में ही छोटा सा ओपन किचन बना हुआ था। छत के उन 2 कमरों में काठ कबाड़ दरवाजों तक भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि दरवाजा खोला तो सारा सामान बाहर गिर पड़ेगा। हमें छत इस्तेमाल करने की इजाजत तो थी, अलबत्ता उन 2 कमरों को किराए पर नहीं लिया था तो कभी वो रूम खोले ही नहीं, बल्कि अपना कुछ फालतू सामान भी उन कमरों के आगे रख दिया था। हम जब घर में शिफ्ट हुए थे उसकी बहुत अच्छे से सफाई करनी पड़ी थी, क्योंकि उसकी जो हालत थी देख कर लगता था कि यहाँ सालों से कोई नहीं रह रहा। मालिक मकान का तो कहना था कि ग्राउंड फ्लोर एक कंपनी अपने स्टोरेज के लिए यूज कर रही थी और फर्स्ट फ्लोर में एक फैमिली कुछ 8 से 10 दिन रही है लास्ट टाइम, फिर छोड़कर चली गई। बाकी छत के कमरे काफी अरसे से ऐसे ही बंद पड़े हैं। मैं तो रात के वक्त नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा था, तो इसलिए घर पर नहीं होता था। लेकिन सुबह के वक्त जब मैं घर पर आता तो सब सोए होते थे और घर में दिन की रोशनी में भी खौफ महसूस होता था। एक अजीब सी बदबू थी घर में जो उसकी सीलन ज़दा दीवारों से आती थी। हमारी इतनी बड़ी फैमिली होते हुए भी घर बहुत वीरान लगता था। वो घर 60 गज का था जो काफी छोटा होता है और फैमिली हमारी बड़ी थी, तो अब्बा रात के वक्त छत पर चारपाई डालकर सोने लगे। हफ्ते में मेरी 2 छुट्टियां होती थी, तो मैंने भी उन छुट्टियों में अब्बा के साथ ही छत पर सोना शुरू कर दिया। वीकली छुट्टियों से पहले मेरी आदत थी कि मैं सुबह जब ड्यूटी से आता तो आते ही दोस्तों में निकल जाता और फिर रात तक मेरी वापसी होती थी।
ایسے ہی ایک دن جب میں پورا دن دوستوں میں گزار کر رات میں گھر واپس آیا تو حال یہ تھا کہ میں بے انتہا تھکا ہوا تھا. بس چھت پر جا کر ادھر لیٹا اور ادھر آنکھ لگ گئی. آنکھ لگے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ نیند میں بار بار مجھے محسوس ہوتا رہا کہ میرا تخت ہل رہا ہے. لیکن نیند اتنی گہری تھی کہ آنکھ کھول کر بھی نہیں دیکھا جاتا تھا. بس یہ گمان کر لیا کہ شاید ابا برابر میں لیٹے ہیں، شاید واش روم جانے کے لیے جاگے ہوں گے تو چارپائی ہلی ہے میری. لیکن پھر تخت اتنی زور سے ہلا جیسے ہوا میں لے جا کر نیچے چھوڑ دیا ہو. میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا. خوف سے ادھر ادھر دیکھا، چھت سنسان پڑی تھی، حتیٰ کہ ابا بھی چھت پر موجود نہیں تھے. مجھے پھر یہی خیال ہوا کہ شاید فجر کا وقت ہونے والا ہے تو ابا نے نماز کے لیے جگایا ہوگا اور خود بھی وضو کرنے کے لیے نیچے گئے ہیں. تھکن اتنی ہو رہی تھی کہ گھڑی میں ٹائم بھی نہیں دیکھا، واپس تخت پر جا کے لیٹ گیا. لیکن اب میری نیند ٹوٹ چکی تھی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں ڈر تو ہر وقت ہی لگتا تھا، تو میں بس آنکھیں بند کیے لیٹا رہا. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سرہانے کی طرف جو 2 کمرے ہیں ان کا دروازہ کھلا ہے. میں نے ہلکا سا سر اوپر کر کے دیکھا تو دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا ہل رہا تھا. چھت پر ایسا ڈراؤنا ماحول ہو گیا تھا کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اٹھ کر نیچے بھاگ جاؤں. میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور دعائیں پڑھنے لگا. دعا کرنے لگا کہ ابا واش روم سے واپس آ جائیں چھت پر تاکہ ان کو دیکھ کر دل کو سہارا اور میں نیچے کی طرف بھاگوں. ابھی لیٹے ہوئے شاید 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ مجھے اس طرح کی خوشبو آنے لگی جیسے کچھ پک رہا ہے. برتن میں چمچہ گھمانے کی آواز آنے لگی. چھت پر چلنے پھرنے کی آوازیں، حتیٰ کہ عجیب ہی نامانوس سی کھانے کی خوشبو، بلکہ شاید میں اس کو بدبو کہوں، وہ آنے لگی. میں نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی اور دعا کرتا رہا کہ کچھ بھی ایسا معجزہ ہو جائے، کوئی گھر سے اوپر آ جائے. ابا بھی نہ جانے اس وقت کہاں چلے گئے تھے، وہی واپس آ جائیں. میرے ارد گرد جو ہو رہا تھا وہ اتنا حقیقی تھا کہ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ سب میرے ذہن کا تخیل ہے. میں شاید اس وقت جنات کے بیچ میں لیٹا ہوا تھا اور وہ سب میرے ارد گرد چل پھر رہے تھے، کھانا پکا رہے تھے، نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے. میری تو آنکھیں کھول کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اب اتنے میں میری چارپائی پھر زور سے ہلی اور میں اللہ اکبر کہتا ہوا چارپائی سے کود گیا. لیکن سامنے میرے ابا کھڑے تھے. کہنے لگے آذان ہونے والی ہے، نماز کی تیاری کرو. 2 دن گھر میں ہوتے ہو تو کم سے کم ان 2 دن کی تو نماز پڑھ لو فجر کی. اب میں تو ابا کی بات ہی نہیں سن رہا تھا. میں تو ارد گرد دیکھ رہا تھا، کچن کو دیکھ رہا ہوں، ان کمروں کی طرف دیکھ رہا ہوں. ان کا تو حال ویسا ہی تھا، ویران، جیسے سالوں سے بند پڑے ہوں. مجھے اس وقت اتنا ڈر محسوس ہوا کہ ابا کو کچھ کہے بغیر میں سیدھا نیچے گھر میں بھاگ گیا. اور بعد میں نے ابا کو ساری بات بتائی تو ان کو تو ذرا یقین نہ آیا. وہ کہنے لگے کہ میں تو روز ہی اوپر سوتا ہوں، تم کوئی نرالے ہو، تم کو صرف بہانے چاہیے نماز نہ پڑھنے کے. تم چاہتے ہو تم میرے ساتھ نہ سو تاکہ تمہیں فجر کے لیے میں نہ اٹھاؤں. امی نے تو خیر میری بات کی تائید کی کہ دن میں جب کافی دیر تک اوپر نہ جاؤ تو چھت پر چلنے کی آوازیں آتی ہیں. اور ایک بار امی کپڑے ڈالنے چھت پر گئی تھی تو انہوں نے خود روم کے اندر ایک عورت کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. لیکن فوراً ہی ان کو یہ خیال ہوا کہ نظر کا دھوکہ ہے، کیونکہ ڈور تو بند ہی تھا روم کا. ابا جو بھی سوچیں، میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں چھت پر کسی صورت میں نہیں سوؤں گا. لیکن میری بدقسمتی کے اسی روز کزنس گھر پر رکنے کے لیے آ گئیں. رات میں کافی دیر تک گھر کے اندر محفل لگی رہی. ہم ان لوگوں کو اپنے گھر کی کہانیاں سناتے رہے کہ گھر کے سب افراد نے ہی کچھ نہ کچھ محسوس کر لیا تھا. اب جب سونے کے لیے لیٹنے لگے تو جگہ کی کمی کی وجہ سے مجبوراً مجھے چھت پر لیٹنے کے لیے جانا پڑا.
लेकिन उस रात छत पर मुझे नींद कहाँ आनी थी। अब्बा से छुपकर चादर ओढ़ कर मैं मोबाइल यूज करने लगा। मैं चाहता था कि किसी तरह से सुबह हो जाए। मुझे हल्का हल्का महसूस होता कि जिस तख्त पे मैं लेटा हुआ हूं वो हल्के हल्के ड्रैग हो रहा है। जब थोड़ा ज्यादा ड्रैग हुआ तो मैं उठकर बैठ गया। अब जो मैंने देखा कि मेरा तख्त अब्बा के तख्त से काफी आगे तक खिंचा हुआ था। अब्बा की तरफ देखा तो अब्बा इस सारे टाइम में बेखबर सो रहे थे। मैंने डर के 2 बार आवाज दी लेकिन वो न जागे। चांद की रोशनी हो रही थी और मैं छत पर हर तरफ ऐसे देखने लगा जैसे अभी इधर कोई नजर आ जाएगा। इतने में अचानक मुझे सीढ़ियों से भाई ने आवाज दी। मुझ में थोड़ी हिम्मत हो गई कि शुक्र है कोई तो घर में जाग रहा है। मैं फौरन सीढ़ियों की तरफ गया तो मुझे वो नजर नहीं आया। मैं नीचे की तरफ उतर गया तो अंदर घर में भी भाई अम्मा सब सोए पड़े थे। अब मैं इतना कोई पागल नहीं था कि मेरे कान बज रहे थे। मैंने बहुत वाज़ेह तौर पर अपने भाई की आवाज सुनी थी जो कि मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा था। उस वक्त तो थोड़ी देर उधर ही सोफे पर बैठा रहा लेकिन कहीं लेटने की जगह नजर नहीं आ रही थी। लाचार फिर डरते डरते मोबाइल की रोशनी में मैं ऊपर आ गया। रोशनी होने तक जागते जागते रात गुजर गई। कभी रूम्स में से आहट होती, कभी किचन का कोई बर्तन सरक जाता, कभी लगता कि छत के दूसरे कोने पर कोई खड़ा हुआ है। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो मैं वक्त से पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया। मुझको पता था कि कजन्स आज रात भी रुकेंगे तो मैंने ऑफिस में ही ओवर टाइम लगवा लिया और उस रात ऑफिस में ही रुक गया। 2 दिन ऑफिस में गुजार कर जब मैं घर वापस लौटा तो वहां एक अलग ही कहानी मेरा इंतजार कर रही थी। मालूम हुआ कि कल रात अब्बा के साथ कुछ सीन हो गया है। अब्बा ने पूरी बात तो किसी को भी नहीं बताई थी लेकिन अम्मी को इतना पता था कि अब्बा को छत पर एक पूरा खानदान नजर आया है और उसने उनसे ये कहा है कि ये जगह हमारे लिए मखसूस है और आप लोगों का आना हमें पसंद नहीं है। उसके बाद अब्बा ने छत पर सीढ़ियों के सामने रस्सी बांधकर एक पर्दा डाल दिया था। उसके बाद पर्दे के एक तरफ छत का एक छोटा सा हिस्सा हमारे इस्तेमाल में रहा। वो भी सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए अम्मा दोपहर में जाती थी। छत के बाकी हिस्से को यानी कि दोनों कमरों और किचन के हिस्से को पर्दे से छुपा दिया गया था। हम 3 साल उस घर में रहे। रात में 2-3 बजने के बाद छत से चलने की आवाजें आती थी जो कि एक बहुत आम सी बात थी। बहुत नामानूस सी खाने की खुशबू आने लगती थी। और इस दौरान में एक रात ऐसा भी हुआ था कि आवाजें मामूल से ज्यादा आईं। ऐसा लगता रहा कि जैसे ऊपर छत पर कोई दावत हो रही हो। बहुत सारे लोगों की आवाजें आती रहीं, चलने फिरने की, भागने की। और उस पूरी रात हम लोग उस शोर की वजह से जागते रहे लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके सीढ़ियों से छत पे झांके। हम लोग आपस में उस रात के बारे में कभी बातें करते हैं कि शायद उस रात उन लोगों के यहाँ किसी की शादी हो या इसी तरह का कोई त्यौहार हुआ होगा जिसपे बहुत सारे और दूसरे जिन्नात बुलाए गए होंगे। एक बार हमारी अम्मी के रिश्ते के चाचा बांग्लादेश से पाकिस्तान आए तो जब हमारे यहाँ दावत पर आए तो उन्होंने घर में आते ही घर की सीलन देखकर कहा कि आप इस घर में कब से रह रहे हैं? ये इंसानों के रहने के लिए ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है इस घर को छोड़ दीजिए। फिर हमने उनको जो जो वाकयात हो चुके थे सब तफसील से बता दिए तो वो बोले कि मुझे तो आपके इस पोर्शन में भी किचन में 2 जिन औरतें खड़ी नजर आई हैं। बेहतर है कि आप यहां ना रहिए। इसके अलावा पड़ोस के लोगों ने भी उस घर के मुताल्लिक पुराने किराएदारों की बताई हुई बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। फिर जब हमने अपने साथ हुई बातें बताई तो उसके बाद तो वो घर हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर हो गया। अब ऐसा है कि आज भी उस घर में कोई नहीं रहता। अब एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, उन्होंने अपना स्टोर बनाया हुआ है वहां पर और उनके वर्कर्स भी वहां कुछ ऐसी अजीब और गरीब चीजें देख चुके हैं कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।
تو یہ تھی لالو کھیت کراچی کے ایک ایسے گھر کی کہانی جو سرفراز بھائی نے ہمیں بھیجی تھی۔ سرفراز بھائی خود بھی آلموسٹ 3 سال اس گھر میں رہے، اور اس کے علاوہ بھی آئی ایم شیور کہ بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی وہاں پہ۔ سرفراز بھائی، آپ لوگوں کی ہمت تھی کہ آپ نے ایسے گھر میں سب کچھ جان کر، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اتنا وقت گزارا۔ کیسا لگتا ہوگا کہ آپ ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جدھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ایک ایسی مخلوق رہ رہی ہے جو نظر نہیں آتی، اور وہ کب آپ کو نقصان پہنچائے آپ نہیں جانتے۔ لیکن کیا کہیے کہ یہ جو مجبوری ہے نا، وہ آپ سے ایسے ایسے کام کروا دیتی ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی شاید کسی مجبوری میں ہی اتنا عرصہ ایسے گھر میں مقیم رہے۔ اگر ممکن ہو تو آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو واقعات ادھر پیش آئے ہیں وہ بھی مجھے لکھ بھیجیے گا، یا اپنی آڈیو سینڈ کر دیجئے۔ اور اگر آپ کے فادر اس رات کو تفصیل سے بتا سکیں جب جنات کے پورے خاندان نے ان سے بات کی تھی تو بہترین ہو جائے گا۔ تو دوستوں، پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیجئے۔